हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर जो 13.1 है वो पूरे पूरे क्वेश्चन जो डिपेंड है वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन पे। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन असल में होता क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर हम इसी एक्सरसाइज के साथ ही ले लेंगे तो अगर हमें ये पता लग जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन में क्या क्या है। मतलब इसकी एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम समझ लेंगे, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। बहुत छोटा सा एक वो है कॉन्सेप्ट, अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से अपने आप ही हो जाएंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट पे क्या है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, जब एक क्वांटिटी हमारी क्या होगी, एक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, ये एरो का मतलब क्या, ऊपर बढ़ रही है। तो दूसरी क्वांटिटी भी जो होगी ना, जो इससे रिलेटेड होगी, वो भी अप होगी, मतलब वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे समझेंगे, इसको इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं कार पार्क कर दी 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो पार्किंग के मुझे देने पड़ रहे हैं 20 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरा मेरा काम हुआ नहीं, तो मेरे को 2 घंटे गाड़ी पार्क करनी पड़ी। तो मेरे चार्जेस क्या हो जाएंगे, 1 घंटे के 20 रुपये, 2 घंटे के कितने हो गए, 40 रुपये। ठीक है, अब देखो 3 घंटे के लिए मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, तो बनेंगे वो 60 रुपीज़। ठीक है ना भाई, 1 घंटे के लिए 20 रुपये लेता है, 2 घंटे के लिए 40 लेगा, 3 घंटे के लिए 60 लेगा। ठीक है, तो ये अगर इस तरह की पार्किंग रेट कहीं पर है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मुझे देखो एक चीज़ पता लग रही है कि जब आवर मेरे बढ़ते गए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर होते गए, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर पैसे ही बढ़ते चले गए। यहाँ पर 20 रुपये हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 60 हो गए, मतलब वो धीरे धीरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे मेरे आवर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ लिखूंगा क्या, आवर्स ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे में लिख लेता हूँ रुपीज़, या चार्जेस लिख लेते हैं हम। ठीक है, चार्जेस लिख लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, चार्जेस के नीचे ये दिखेंगे आवर 2, तो आवर 2 लिखा। चार्जेस कितने थे 40, तो यहाँ पर 40 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3, और इसके चार्जेस कितने थे 60, तो मतलब जो आवर थे वो आवर के सामने लिखे हमने, चार्जेस थे तो चार्जेस के सामने लिखे। तो देखो मैं इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा 1/20। ये डिवाइड हो नहीं सकता, यानी कि इसका प्रोपोर्शन क्या रहा, ये तो ये रहा 1:20 रहा। इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2/40। तो 2 × 1 = 2 और ये 20, तो ये कितना आया 1:20। ठीक है, और इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3/60। 3 × 1 = 3, 320। अभी कितना आ जाएगा 1:20। तो देखो हर एक बार क्या हुआ है कि जब भी 1 घंटा था तो 20 रुपये थे, 1 घंटा था तो 20 रुपये थे, 1 घंटा था तो 20 रुपये थे। ठीक है, तो यही एक कॉन्सेप्ट इस पे काम करना है। इनवर्स प्रोपोर्शन जरा इसका उल्टा होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे कि मैं 5 लोगों को लेके आया कोई काम कराने के लिए, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में ये काम कर देंगे, लेकिन मुझे तो जल्दी काम चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैं 2-3 लोगों को और ले आया, तो टोटल वो अब 8 लोग हो, जो 5 लोग थे वो अब 8 लोग हो गए। ठीक है, जो 5 लोग थे वो मेरा 10 दिन में काम खत्म कर रहे थे, लेकिन मैं 3 लोगों को और ले आया तो वो अब 8 लोग हो गए। तो देखो जब आदमी बढ़ जाएंगे तो वर्कर्स बढ़ेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। तो अब ये काम मेरा खत्म हो रहा है 7 दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, जबकि यहाँ पर ये मेरे वर्कर थे तो 10 दिन में काम करते, जब वर्कर बढ़े तो काम के टाइमिंग क्या होगी, कम हो गई। इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी कम हो गई। हमारे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 13.1, ये 13.1 का जो क्वेश्चन है ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे डिपेंड है, सबके सब डायरेक्ट से ही होने वाले हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से ही करने वाले हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको खाली एक चेक करने के लिए बोला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। तो कोई कार पार्किंग चार्जेस लगते हैं 4 घंटे के लिए 60 रुपये, और 8 आवर्स अगर हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो 100 रुपीज़ लगेंगे, 12 आवर खड़ी करते हैं तो 140, 24 आवर खड़ी करते हैं तो 180 रुपीज़। तो क्वेश्चन में उसने कहा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो देखो इसको चेक करने का क्या तरीका है।
सबसे पहले वही करेंगे जो हमने बताया था, क्या कि यहाँ पर हम लिखेंगे अपने आवर्स, तो आवर्स लिख लेते हैं। नीचे क्या लिखेंगे अपने चार्जेस, जो चार्जेस वो लेता है, जैसे अभी मैंने सिखाया था ना अभी कॉन्सेप्ट में, वैसे ही। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4, फिर यहाँ पर 8, फिर ये 12, फिर ये 24, इसको लिखते हैं 60, 100, 140 और 180। तो इसको हमें पता कैसे लगेगा? तो देखो सिंपल सी बात है कि इसको कैसे पता लगाएंगे हम। इसको पता लगाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं। देखो 4/60, तो देखो 4 और बाई 60 अगर मैं कर रहा हूँ, ये कितना आ रहा है? देखो ये 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 30, फिर ये 1 और ये आ जाएगा 15, तो ये आ रहा है मेरा 1/15 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1:15 आ गया। अब देखो इसको चेक करते हैं, 8/100 देखते हैं। तो अगर हम 8/100 को देखेंगे तो कितना आएगा? देखो 4 से काट देते हैं, 4 2 जा और ये आ जाएगा 25। तो देखो 2/25 आ रहा है। अगर मैं 1 पे लाने की कोशिश करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, यानी कि 1:12.5। तो देखो ये तो प्रपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 115 आया, ये 125 आया। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले एग्जाम्पल में समझाया था, उसमें देखो ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल था, उसमें देखो बिल्कुल वैसा ही निकला था। सब 1/20, 1/20, सब 1/20 निकले थे। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा नहीं है कि नहीं? इस वाले केस में तो ऐसा नहीं है। देखो नहीं है ना। देखो ये कितना आया था हमारा? 1/15 आया, और इस वाले केस में क्या है? 1/12.5 आया। तो ये तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हमें यही चेक करना होता है। तो उसने कहा था चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो चेक कर लेंगे, चेक करते हैं इसको। 4/60, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2/30, देन 1/15, ठीक है। अब इसको चेक कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा? 1/12.5 आ जाएगा। तो देखो ये 1/15 है, 1/12.5, तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलो 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ ए पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट with 8 part of base in the following table find the part of the base need to be added। तो रेड पिगमेंट्स, ये मैं बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। रेड पिगमेंट्स पार्ट दे रखे 1 4 7 12 और 20, और पार्ट ऑफ बेस दे रखा है ये, और ये में बाकी सब ब्लैंक दे रखा है। तो देखो इसमें क्या करना है कि देखो पहले तो समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, कि जो भी हमारा पेंट बनता है ना, जो भी कंपनी में पेंट बनता है, वो एक्चुअली क्या है? व्हाइट कलर में ही बनता है। उसके अंदर ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी उसको पेंट में कन्वर्ट करना होता है, उसमें कुछ पार्ट मिलाया जाता है उस कलर का। तो यानी कि ये 1 पार्ट मिलाया गया है रेड का। तो 8 पार्ट किसका था? पिगमेंट, मतलब जो बेस है रेड, 8 पार्ट ऑफ बेस। तो जो व्हाइट वाला पेंट बना होगा ना हमारा, वो 8 ही है। ये 8 पार्ट है, उसमें 1 पार्ट मिलाया जाता है, तब वो एक पेंट बनता है रेड, ठीक है। तो उसने बोला है कि अगर मान लो हमें ये 4 पार्ट मिलाने हैं तो कितना बेस चाहिए हमें, 7 पार्ट बनाने तो कितना बेस चाहिए, 12 पार्ट डालने तो कितना बेस चाहिए, 20 डालने तो कितना बेस चाहिए। तो एक्चुअली हम इसको क्या ले लेंगे? इसको ले लेंगे हम x1, x2, x3 और x4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बिल्कुल ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, नीचे पार्ट ऑफ बेस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 1 और ये 8, क्योंकि इसी की हेल्प से लेना है। 4 बाई कितना यहाँ पर x1 ले लिया, तो पहले x1 निकालेंगे, फिर 7/x2, फिर 12/x3 और ये 20/x4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ये 1/8 है तो हम इसको ले लेंगे 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, ये है हम दिया हुआ है हमें, ये 1/8 हो जाएगा, इक्वल ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और ये क्या हो जाए? 4/x1, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/x1। तो ये हमें गिवन था, ये हमें निकालना है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पता ही लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ये बात पता लग गई है कि पिगमेंट बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इसका मतलब कि बेस ही बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि 1 में 8 चाहिए तो 4 में ऑब्वियसली ज़्यादा ही पार्ट चाहिए। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे, तो 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/x1। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। तो x1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 8 की इंटू 4 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये x1 इक्वल टू आ जाएगा 8 4 जा 32। तो आपका x1 कितना निकलेगा? 32 निकलेगा। तो ये आ जाएगा 32, ठीक है।
अब इसको करते हैं x2। अब देखो हम इन दोनों को भी लेके कर सकते हैं, इन दोनों को भी लेके कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। देखो 1/8 और 7/x2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8 और 7/x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 7 × 8, तो x2 आ जाएगा आपको 7 × 8 56, तो ये 56 आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या आ जाएगा 56। अब देखो मैंने कहा था ना आप इसको भी लेके भी कर सकते हैं, देखो इससे करके दिखाता हूँ, आपको आंसर आपका सेम ही आएगा। हमें x1 की वैल्यू मिल गई थी 4/32, तो हम यहाँ 4/32 लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4/32 इजिकल टू 7/x2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4x2 इजिकल टू 7 × 32। अब x2 को ही रख लो, 7 × 32, 4 नीचे चला जाएगा, काट दो इसको, ठीक है। 4 × 32 कितना आ जाएगा, x2 इक्वल टू आ जाएगा 7 × 8 = 56। तब भी देखो आपका आंसर वही आएगा, कैसे भी कर लो आपका आंसर सेम ही आना है। अब देखो इसको करते हैं 7, ये 1/8 और 12/x3 सॉरी, तो ये ले लेते हैं 1/8 इक्वल टू 12/x3, तो ये हो जाएगा आपका 12/x3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहता है। x3 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम ही रहेगा ना, 12 × 8 और x3 कितना रहेगा 12 × 8 = 96, तो ये 96 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96। तो अब इसको कर लेते हैं 1/8 20, तो ये आ जाएगा 1/8 x4 बाई, सॉरी ये ऊपर जाएगा 24/x4, ठीक है, ये x4 आ गया। तो x4 कैसे निकालेंगे, x4 को ही रख लेते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। अब तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो x क्या करेंगे, 8 4 जा कैसे करते हैं 32, 2 और 3 आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 192, तो 192 आ जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ क्या 192। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है, बस पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसा है, उसने ये कहा है कि इन क्वेश्चन 2 अबव, तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जो उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 की ही हेल्प लेनी है हमें, मतलब वही सब कुछ हमें लेना है इसमें। तो वही सब कुछ लेना है, कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 2 इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml। तो जैसे कि इसमें था ना कि अगर वन पार्ट अगर हम डालते हैं तो पिगमेंट हमें कितना चाहिए, 8 पार्ट पिगमेंट चाहिए। तो इसने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया है, यहाँ पर उसने क्वेश्चन के बारे में ये बोला है कि वन पार्ट अगर रेड पिगमेंट डालते हैं उसके लिए 75 ml बेस चाहिए। तो अगर हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 800 ml ऑफ बेस। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो वहाँ किया था वही यहाँ कर लेंगे, देखो कैसे। सो यहाँ लिखेंगे हम रेड पिगमेंट्स, नीचे ये बेस रिक्वायर्ड, तो जो उसने कहा वही कर देंगे हम। वन, इस आगे इसको लिखेंगे और इसके क्या लिखेंगे 75 ml आ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया, रेड पिगमेंट है 1 और हमें कितना रेड पिगमेंट चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट हमें पता निकालनी थी, तो मैंने उसको x ले लिया। और वन के लिए 75 ml रिक्वायर्ड है और इसने कहा था 800 ml के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल सेम ने वही किया है। अब देखो ml है यहाँ पर, ये ml 75 था तो 1 चाहिए, तो ये ml बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो ये लिखेंगे 1/75 इजिकल टू x/800 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 75x इजिकल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं बस सॉल्व कर देते हैं, x को यहीं रखो, ये 800 अपन में 75 आ जाएगा। अब से काट लो तो कट ही रहा है, तो 5 से काटेंगे, 5 बन जा और 5 5 25, और ये आ जाएगा 5 3 जा 15, और ये कितना आ जाएगा 15 और ये 36 और ये 0, बस अब काटो और भी काट दो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 3 से कट ही रहा है, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो हमें कितना चाहिए, ये इसकी वैल्यू आ गई 24, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अब देखो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। तो कोई मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, तो वो क्या करती है 840 बॉटल्स भर देती है 6 आवर्स में। तो कह रहा है हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर। तो देखो यहाँ पर 6 आवर है और यहाँ पर क्या है 840 बॉटल भर देता है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले नंबर ऑफ बॉटल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ
आवर्स। तो बॉटल्स कितनी है यहाँ पर, 8 बॉटल्स है 840, इसको ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। और आवर कितने हैं, 5 है, तो कितनी बोतल भरेगी, इसको एक्स ले लेते हैं। अब सॉल्व कर देते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पर 6 घंटे में 6 आवर में 840 बोतल भर रहा है। अगर टाइम कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बोतलें भी कम भरी जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो रहा है। तो 840/6 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, 5 को इससे कराओ, 5 इंटू में 840 इज इक्वल टू 6 इंटू में x। इसको यहाँ लिया, 5 इंटू में 840, नीचे 6 लिया, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा जाके। 6 से काट देते डायरेक्टली इसको, 6 से काटेंगे कितना आएगा, 6 1 जा 6 24, 6 4 जा 24। तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 140 इक्वल टू एक्स। तो सॉल्व करते हो इसको, कितना है 14 5 जा 70 और ये 0, ठीक है, और इक्वल टू एक्स। तो हम बताएंगे कि नंबर ऑफ बॉटल्स कैन फील्ड इन कितने में, इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 700। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एंड लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड शोन इन डायग्राम व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। तो मेरे पास बुक नहीं है, बुक में आपको दिखाता है जहां पर डायग्राम बना हुआ था, आप लोग बुक में देख लेना इसको। तो इन द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब उसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है उसकी वो है 5 सेंटीमीटर है, उसको एनलार्ज कितना किया गया, इतना किया गया है, ठीक है। तो इसको, एक क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं हम सॉल्यूशन में, देखो तो हम बताएंगे कि एनलार्ज इतने टाइम्स, तो एनलार्ज कितने बार, और ये लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको ले लेंगे हम 50,000 टाइम्स जो है हमारा, ये है 5। अब उसने बोला अगर 20,000 टाइम्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो कुछ नहीं, बस वैसे ही इसको भी क्या ले लो, एक्स ले लो बस। अब क्योंकि देखो ये हमने इसको इतना बड़ा करा तो ये इतना साइज दिखा, अब इसको कम कर दिया तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसका मतलब। तो ये क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये वाली एक्सरसाइज में सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले ही हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 50,000/5 बाई एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू में, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक्स को ये रख लेते हैं, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 2 3 इंटू में 5, और इसको नीचे पहुंचा दो 1 2 3। तो ये इसको, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया, इसको इसे काट दो, 1 टाइम चला गया, क्या बचा, एक्स इक्वल टू आएगा 2। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर था हमारा, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर, हमारा क्या गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long the model of ship। तो कहने का मतलब क्या है कि इस यहाँ पर क्या है, यहाँ एक मॉडल होगा शिप का और एक एक्चुअल शिप होगा। तो जो शिप का मास्ट है, मास्ट मतलब वो जो ऐसा लगा होता है ना, देखो ऐसे करके, ये मान लो ये हमारी बोट है, ऐसे कुछ बड़ा सा लगा होता है ऐसे मास्ट। तो जरा इसकी लेंथ जो है ना, वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है मॉडल में, और जो एक्चुअल शिप हमारा है उसमें क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर है। तो ये उसने कहा है कि इफ द लेंथ ऑफ शिप, अगर शिप की लेंथ 28 है तो मॉडल की लेंथ कितनी होगी, मतलब इस मॉडल की लेंथ निकाल दो। तो इसको भी वैसे ही करेंगे बिल्कुल। सॉल्यूशन देखो, हमें यह बताएंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप, ठीक है, मॉडल शिप जो है, और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप है उसकी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ 9 सेंटीमीटर हाई था, ठीक है, मॉडल में, तो एक्चुअल 12 था, तो 9 और यहाँ 12। और अब देखो उसने क्या क्या, 28, तो एक्चुअल शिप हमारा 28 है, इसको क्या लो, एक्स लो। सीधी सी बात है, ये बड़ा है तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को।
9/12 इज इक्वल टू x/28। इसकी कोई टेंशन लेनी है, यही सेंटीमीटर में है तो यही सेंटीमीटर में है, और ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 9 × 28 इज इक्वल टू x इंटू में 12। x को यहीं रखो, 9 × 28 नीचे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू x। अब देखो 9 × 28 नीचे 12 है इक्वल टू x, तो काटो इसको, 3 से कट रहा है, 3 4 जा पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 7 पे 7 दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, x इक्वल टू 3 7 जा 21 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि ये तो एक्चुअली शिप की थी ना, तो ये आ जाएगा, हम बता देंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब जो दाने होते हैं। हाउ मेनी शुगर्स क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, और सेकंड पार्ट है इसका 1.2 kg ऑफ शुगर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली इसको देख के नहीं घबराना है कि ये क्या आ गया। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ शुगर और नंबर ऑफ क्या है, क्रिस्टल्स है। तो यहाँ पर 2 kg है तो कितना है, 9 × 10⁶ है, और 5 kg होगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पर ले लेते हैं x1, और इसके सेकंड पार्ट के ले लेते हैं 1.2 kg ले लेते हैं, और यहाँ पर x2 ले लेते हैं। बस, और x या y लेके भी कर सकते हैं, x1 x2 लेके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है कि आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यह आ जाएगा आपका 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू 5/x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 इंटू में x1 इज इक्वल टू 5 इंटू में 9 इंटू में 10⁶। तो 2 इंटू में x1 इज इक्वल टू 9 5 जा 45, तो 45, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, x को निकालते हैं सीधा, 9 इंटू में 10⁶ नीचे 2 ले आते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई करा दो, इसको डिवाइड करा दो, ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यहाँ देखो 2.5 इंटू में 9 इंटू में कितना आएगा, अब ये 10⁶ है। ठीक, और ये हमारा क्या है, x1 है, तो हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर निकलेगा यहाँ से। तो मल्टीप्लाई कराओ इसको, 9 5 जा 45, 45 का 5 आ जाएगा और 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 और एक के बाद डेसिमल 0.5 इंटू में कितना आ जाएगा, 10⁶ इज इक्वल टू x1। ठीक है, अब देखो ये जो पीछे जो आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो कुछ ऐसा दिया होगा, 2.25 इंटू 10⁻, ये कितनी दी होगी, मैं 7 दे रखा हुआ है ऐसे। तो ये कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे भी छोड़ोगे ना आंसर तब भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ये क्या उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है उसने, हमें हमारा जो आंसर आया 22.5 इंटू 10⁶ में आया, जब डेसिमल इधर जाएगा ना तो एक ये बढ़ जाएगा, तो 2.25 इंटू में 10⁻7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो सीखा था ना हमने, वही है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो अब ये हमें पता ही है, अब ये 2/9 इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 2/9 इंटू में 10⁶ इज इक्वल टू, यहाँ क्या लेंगे हम 1.2, तो यहाँ ले लेते हैं 1.2, नीचे आ जाएगा x2। ठीक है, उस पेज में जगह नहीं थी इसलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ लिख देंगे इसका आंसर। ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में x2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू में 9 इंटू में 10⁶। x2 को यहीं रखा हमने, 1.2 इंटू में 9 इंटू में 10⁶, और ये कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, काट दो इसको, कितना आएगा 0.6 आ गया। x2 इक्वल टू कितना आ गया, ये इसे कर देंगे तो 9 6 54, तो 5.4 इंटू में 10⁶, तो ये आपका दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना था इसको, तो हम यहाँ पर आंसर वहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको। तो ये फर्स्ट का आंसर था। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है आपका 22.5 इंटू 10⁶, और सेकंड का आंसर है आपका, अभी हमने निकाला था 5.4 इंटू 10⁶, ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रश्मि हैज ए रोड मैप विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 8 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं साथ साथ में। उसने कहा रोड पे जो डिस्टेंस ऑन मैप, मैप पर जो डिस्टेंस है
वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। और जो रिप्रेजेंट करता है तो डिस्टेंस और जो रोड है वो कितना है 18 किलोमीटर है। तो उसने कहा है शी ड्राइव्स ऑन ए रोड 72 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया रश्मि ने 72 किलोमीटर किया है। तो कितना है तो मैप पे कितना किया है उसको हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है और रोड पे 72 किलोमीटर हो गया है तो इसका मतलब मैप पे भी कुछ डिस्टेंस बढ़ ही गया होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 1/18 एक्स बाई 72। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको उधर पहुँचा दो। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये ऊपर ही पहुँचा देते हैं तो 72/18। ठीक है। अब बार बार इधर उधर करने से अच्छा मैंने इसको यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है एक्स इक्वल टू आएगा 72/18 आ गया। तो काट देते हैं अब इसको सीधे सीधे कट ही रहा है। ठीक है तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो डिस्टेंस ऑन मैप कितना आ गया 4 सेंटीमीटर और ये बन जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है ए 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड एट द सेम टाइम। उसी टाइम पर कह रहा है द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ शेडो जो पड़ेगी कास्ट करेगा बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ शेडो पता करनी है हमें अगर पोल की हाइट इतनी है तो। दूसरे में कह रहा है हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए शेडो इतने मीटर लॉन्ग। तो हाइट पता करनी है यहाँ पर अगर उसकी अगर यहाँ पर शेडो कितनी बनती है हमारी 5 मीटर बनती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो तो देखो सीधी सी बात है हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा है कि मान लो ये हमारी कोई पोल है। ठीक है। तो अगर मान लो सूरज है या लाइट है कुछ भी बल्ब है यहाँ पर जो कुछ भी है उसकी लाइट से शेडो बन रही है तो शेडो क्या बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है ना। अब मान लो ये छोटा पोल है तो शेडो ऐसे बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है जब ये जितना बड़ा पोल होगा शेडो उतनी बड़ी बनेगी, छोटा पोल होगा शेडो उतनी छोटी बनेगी। इसका मतलब क्या है एक चीज़ भी छोटी दूसरी चीज़ भी छोटी, एक चीज़ बड़ी तो दूसरी चीज़ भी बड़ी। इसका मतलब क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लेंथ ऑफ शेडो और हाइट ऑफ पोल। तो जो जहाँ दिया लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या था 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई और कितना करता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है उसने कहा फाइंड एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो करनी है तो उसको एक्स ले लेते हैं। और ये पोल की हाइट कितनी है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द हाइट ऑफ पोल कह रहा है। तो हाइट ऑफ पोल कितनी है उसकी इसको वाई में ले लेते हैं। ठीक है इस बार वाई ले लेते हैं और ये आ जाएगा 5 मीटर। कर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं अलग पेपर में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में तो आएगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब ये कितना है हमारा एक्स, इसको एक्स लेते हैं और नीचे कितना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आप देखो हम ऐसे तो सीधे निकाल नहीं सकते तो हमें पता है एक तरीका कि हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं ना या फिर सबको मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। 3 मीटर का मतलब क्या है कि 300 मीटर है। तो सॉरी 300 सेंटीमीटर है। इसमें 20 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही सबको चेंज करते हैं सेंटीमीटर बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 560 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा एक्स हाई। ये आ जाएगा कितना 1050 सेंटीमीटर। अब क्या सब सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऊपर पहुँचाओ तो ये आ जाएगा 320 इंटू में 1050 नीचे आ जाएगा आपका 560 इजिकल टू एक्स। तो सॉल्व करते हैं इससे काट देते हैं इसको। ये 0 से कट गया। ठीक है। अब ये देखो 8 से कट रहा है 8 7 जा 56 होते हैं और ये कट जाएगा 8 से। तो किस पे आ रहा है ये 8 4 जा 32 0 आ गया। ये कट रहा है 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो ये आ जाएगा आपका 40 इंटू में 15 इजिकल टू एक्स। तो कितना आ जाएगा ये 60। ठीक है 15 4 जा 60 और एक 0 और इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स। 600 सेंटीमीटर का मतलब होता है 6 मीटर। ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6 मीटर आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर। ये आपका पहला आंसर बन गया। y निकालते हैं हम यहाँ पर, किसी को भी रख के निकाल सकते हैं हम, जब आपकी मर्जी। हम इसी को ले लेते हैं क्योंकि इस पे छोटे नंबर है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 320 नीचे 560। ठीक है, अब नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये इसको पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो अभी के अंदर कितना आ जाएगा, ऊपर है आपका 5, तो यहाँ पर 5 रखो और नीचे क्या रखो, y। तो सॉल्व कर दो। सबसे पहले तो यही कर दो, क्या कि इसके 0 को काट देते हैं। ठीक है, अब ये y यहाँ और ये यहाँ पर, y यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 56, ऊपर चला जाएगा 32 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से मल्टीप्लाई होने के लिए देखो ऐसे देखो कि 32y होता और ये होता 5 इंटू में 56। ठीक है, फिर y को यहीं छोड़ते, 5 इंटू में 56 अपॉन में 32, तो वही आया यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था इसको क्योंकि आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे। 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56, दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 7 5 जा 35, 35/4। ठीक है, अब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको ना। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा हमारा 35 को यहाँ साइड में कर लेते हैं, 35 को 4 से कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 जा 32, कितना बचेगा यहाँ से 3 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, और 7 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाओ 5, तो 8.75 आ जाएगा, 8.75। तो इतने आ जाएगा। तो यह है आपका कितना, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8.75 मीटर। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल था। तो हमारे धीरे धीरे करके 9 क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आपकी एक सारी सी वीडियो में पूरी हो गई है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 मिनट में। कह रहा है द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड सेम है। कह रहा हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर, तो 5 घंटे में कितना वो कवर करेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये आवर्स है, ये मिनट्स है। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों की यूनिट क्या करनी है, हमें सेम करनी है। ठीक है, अकेला ही क्वेश्चन आया है ऐसा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और टाइम टेकन। तो जो चीज़ हमें दी होती है वो तो सेम सेम लिखनी है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 14, टाइम टेकन कितना है 45 मिनट्स है। तो अब उसने कहा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। और 5 आवर को चेंज कर देंगे किसमें, 5 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, मिनट में हमने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 जा 30, तो 300 मिनट आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300 मिनट। अब क्वेश्चन ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 14/25 इज इक्वल टू एक्स बाई 300। तो ये तो सिंपल है, इसको वहीं पहुँचा दो ऊपर। ये आ जाएगा 14 इंटू में 300, नीचे 25 है, इक्वल टू एक्स। तो काट लेते हैं इसको, कटा, बस हो गया क्वेश्चन की खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज भी खत्म हो गई आपकी। 5 से काटो, 5 5 25 होते हैं, और ये कितना आ जाएगा 5 6 30 0, इसे काटो 12 पे चला गया। तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू में 14। तो कितना आएगा अभी, एक्स इक्वल टू आपका 14 2 जा कितना होता है 28, 8 और 2 कैरी 14 1 जा 14, 14 और 2 16, तो 168 किलोमीटर वो चलेगा। ये आपका बन जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। तो इस वाली वीडियो में हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। ठीक है, हमारी 13.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 13.2 के क्वेश्चंस के साथ।